बालेंद्र सिंह। मैं भिंड ज़िले का रहने वाला हूँ। भिंड का नाम वैसे बहुत सारे लोगों ने सुना हो या नहीं भी सुना हो। भिंड की खासियत क्या है आप सब लोग जानते ही होंगे कि वहाँ ज़्यादातर डकैत पाए गए हैं। और जब मैं वहाँ रहा करता था तो उस समय डकैतों का बहुत वर्चस्व हुआ करता था। तो मेरा प्राइमरी एजुकेशन भिंड में ही हुआ, तहसील लहार, गांव सुंदरपुरा। और उस समय मैं टाट पट्टी, आप लोग समझते होंगे, सुना होगा, स्कूलों में जाते थे, तो वही टाट पट्टी वाले स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, प्राइमरी एजुकेशन। और चूँकि वहाँ कास्टिज़्म बहुत था, जातिवाद, जिसको लेकर ये फिल्म भी बनी है धड़क 2, और मैं ठाकुर ख़ानदान का, तो मेरे अंदर भी वो सारी चीज़ें थीं। और मेरे पिताजी मिलिट्री में थे, वहाँ से रिटायर होने के बाद फिर वो यहाँ भोपाल में शिफ्ट हो गए और रीजनल कॉलेज में एक कार ड्राइवर की उनको नौकरी मिल गई। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मॉनिटरी। तो पापा अकेले यहाँ आ गए, छोटे भाई को लेकर आ गए, और हम और मेरे बड़े भाई, मैं दादा दादी चाचा चाची के साथ वहीं गांव में पढ़ाई करने लगे। लेकिन हमारे ऊपर एक कोई कमांडिंग पावर नहीं थी कि बच्चा कहाँ जा रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं। हम अगर किसी को मार रहे हैं तो वो हम मार रहे हैं। अगर हमें स्कूल जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हमने बचपन में ही बीड़ी, सिगरेट, ये सब तीसरी चौथी क्लास में शुरू हो गया था हमारा। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते, ए बेटा इधर आ, एक बीड़ी का बंडल ले आ। बीड़ी का बंडल लेके गए, पीछे से एक बीड़ी निकाल ली और पीना शुरू कर दिया। तो हमारे गांव के हेडमास्टर ने हमारे पिताजी को चिट्ठी लिखी कि भाई साहब आपने अपने लड़कों को यहाँ से ले जाइए, नहीं तो ये यहाँ से बर्बाद हो जाएंगे, आवारा हो जाएंगे या डकैत बन जाएंगे। ऐसे हमारा भोपाल आना 86 में हुआ। और आज लगभग 38-39 साल हो गए मुझे यहाँ भोपाल में रहते हुए। और जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, मैं थिएटर में डायरेक्टर हूँ, फिल्म में या थिएटर में जो है एक्टिंग भी कर लेता हूँ। और जब मैंने ये काम शुरू किया, या कहें कि वैसे तो यूँ हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसे एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है, एक सपना होता है। मेरे जीवन में कभी ऐसा कोई सपना नहीं रहा कि मैं एक्टर बनूंगा। मेरे जीवन में था कि चलो कुछ बन जाएंगे, कुछ तो कर ही लेंगे, पढ़ रहे हैं कुछ कर लेंगे। मैं यहाँ रहा, पढ़ा, हिंदी मीडियम से पढ़ा, MP बोर्ड से पढ़ा, और 11th 12th मैंने पता नहीं क्या मुझे लगा कि मुझे जो है CBSE बोर्ड में पढ़ना है, DMS स्कूल में पढ़ना है, डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल, रीजनल स्कूल में पढ़ना है। मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में आ गया, पता नहीं क्यों। मेरे पिताजी ने मेरा सब्जेक्ट चेंज करवा दिया, एक अकाउंटेंसी के टीचर थे, उनके कहने पर कि ये लड़का पढ़ नहीं पाएगा, हिंदी मीडियम से आया है और कॉमर्स लिया और सब कुछ इंग्लिश में है, जो इतने सालों से पढ़ रहे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे तो ये क्या पढ़ेगा। उन्होंने मुझे कॉमर्स से आर्ट्स में एडमिशन दिलवा दिया। और जब मुझे पता चला तो मैं बहुत नाराज़ हुआ पिताजी पे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, पढ़ना मैं चाहता हूँ, आप थोड़ी डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है, आप मुझे बता तो देते। खैर, मैंने मन मार के वो आर्ट्स पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो अंग्रेज़ी कैसी पढ़ी जाए, बहुत घोटे लगाए, बहुत घोटे लगाए, सब कुछ किया। और जिस दिन एग्ज़ाम का टाइम आया उस दिन मैं रात भर पढ़ाई की, सब कुछ किया। सुबह सेंट्रल स्कूल में मेरा सेंटर था, वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचा भी, और जो जो पढ़ा था मैंने इंग्लिश के पेपर में वो कुछ भी नहीं आया। अब मैं परेशान, मैं क्या करूं, क्या लिखूंगा मैं। मैंने कहा अगर मैं पेपर खाली छोड़ देता हूं
तो मैं पक्का फेल हूँ, तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूँ भी तो क्या लिखूँ। ऐसे मेरा ये जद्दोजहद में आधा घंटा चला गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अंदर यही सब चल रहा था, क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं, या छोड़ के चला जाऊं, क्या करूं। मैंने कुछ तो भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि लिख लिख के मैं याद करता था इंग्लिश को भी, तो लिखता गया। अब वो पैसेज आते हैं, उसमें से ही कुछ आंसर निकालने होते हैं, तो वही समझ समझ के कुछ भी एक तुक्का मारना शुरू कर दिया हमने। पेपर हो गया भाई, दे आए, और कॉपी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री भी लगा दी। पता नहीं कहाँ से क्या लिखा, मुझे खुद नहीं मालूम। हो गया साहब। अब ये था कि सेंट्रल स्कूल में आए हो, स्टेट से आए हो, कैसे आए बेटा, अब तो तुम्हें अपनी नाक रखनी पड़ेगी। फेल हो गए तो क्या होगा। रिजल्ट आया, मैं गांव चला गया डर के मारे, भिंड आ गया भोपाल से, तो मैं भैया जो भी होगा यहीं। और मैं क्लास में, सोचो क्या हुआ होगा मेरा, फर्स्ट तो नहीं, सेकंड तो नहीं, लेकिन थर्ड रैंक मेरी आई। डिवीज़न फर्स्ट और क्लास में थर्ड पोजीशन। और मैं खुद हैरान कि ये क्या हो गया। तो ये है कि अगर मैं उस समय क्विट कर जाता तो शायद ये नहीं होता। इसलिए कैसी भी पोजीशन हो, हमें क्विट नहीं करना है। अब रही बात थिएटर की, थिएटर में कैसे आए। इसमें भी मैं नहीं आना चाहता था। मेरे दोस्त ने कहा यार चलो कर लो, तुम थिएटर वेटर कर। मैंने कहा नहीं भैया, ये अपने बस की बात नहीं है। हमने करना शुरू किया, उसने करना शुरू किया। मतलब फिर हमारे कॉलेज में, कैंपस में एक थे जो भारत भवन में बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, आशुतोष पंड्या जी। वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहे थे, अजात घर। 2 लोगों का प्ले है यूँ तो वो, लेकिन तीसरा उन्होंने एक कैरेक्टर ईजाद किया था जो मशाल को लेके इस विंग से उस विंग तक उसको गुजरना था। बोले तुम ये इतना तो कर ही सकते हो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरी वजह से आपका कोई काम खराब हो जाए तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की। तो मैंने कहा यार, अब शो वाले दिन भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज शाम को शो है, तुम कर लो यार। तो मैंने कहा चलो यार, अब मेरी वजह से किसी का काम खराब नहीं होना चाहिए। मैंने हाँ कर दिया। मैंने कहा अगर ख़राब हो जाएगा मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए। तो यही अगस्त का ही महीना था, 5 अगस्त को शो था, 1992 की बात है मेरे ख्याल से, या 3 की। तो अब ओपन एयर में शो था, बुधवारे में एक मीनार होटल है, उसके जस्ट पीछे एक खंडर था, उसमें शो था। सारी तैयारियां होंगी, दिन में रिहर्सल हो गई। जिस समय शो होने वाला था बारिश हो गई। अब मैंने अपने दोस्त को चिल्लाना शुरू, कहाँ फंसा दिया, अब आज शो नहीं हो पाएगा। तो मैं तो फंस गया ना यहाँ, अब मुझे रोज़ आना पड़ेगा यहाँ, और मैं बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं उस समय मतलब फर्स्ट ईयर ही था, तो मैंने हिंदी से एमए ले रखा था हिंदी में। तो उसमें मुझे प्रसाद, निराला, जयशंकर, मोहन राकेश, ये सब पढ़ने होते थे। तो भैया रिहर्सल शुरू होने हुई, अगले दिन रिहर्सल पे गए, हम बैठे, रिहर्सल के बाद चाय के लिए बैठे। तो चाय में डिस्कशन शुरू हुआ, दूसरे लोग आए, सीनियर लोग आए। तो वो लोग मुंशी प्रेमचंद, निराला और इन सब की बातचीत करते थे। तो मुझे लगता था कि यार जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वही ये लोग बात कर रहे हैं कि इसको करो, इसको करो। तो मतलब ये लोग अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं घर में जो है रीडिंग कर लूँगा, और यहाँ मेरा प्रैक्टिकल हो जाएगा अगर यही सब चीज़ें होती हैं। प्रसाद का अगर ध्रुवसामनी होता है तो मेरा सब, मोहन राकेश का आधे अधूरे होता है तो मेरा तो यहाँ प्रैक्टिकल भी हो गया और थ्योरी भी हो गई। तो मेरी तो दोनों काम हो गया, पढ़ाई भी हो गई, ये भी हो गया। अब मेरे को जोश आ गया कि नहीं मैं करूँगा। और फिर जब वो शो हुआ तो मैंने बहुत खुशी खुशी उस रोल को निभाया, बहुत अच्छे से शो हुआ। और नेक्स्ट दिन मैंने अपने दोस्त से कहा कि नेक्स्ट प्ले कहाँ हो रहा है ये बताओ, मुझे करना है। तो बोले ठीक है। भारत भवन की एक और सीनियर आर्टिस्ट थी, बेबा मिश्रा जी, वो वोल्गा से गंगा कर रही थी। हमने कहा ठीक है। तो ऐसे वोल्गा से गंगा, फिर 3-4 साल 5 साल मैंने अलग अलग ग्रुपों में काम किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से ये लग रहा है कि मैं जो भी सीखना चाहता हूँ वो मुझे मेरे अंदर तक पहुँच नहीं रहा है, मुझे खालीपन लग रहा है। तो मुझे एक और सीनियर एक्टर हैं भोपाल के, आलोक चटर्जी जी, उनसे मुझे पता चला कि दुनिया में एक ही आदमी है, हबीब तनवीर,
जो बेहतरीन थिएटर करते हैं, अगर वहाँ चले जाओगे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा तुम्हारा। हमने कहा ठीक है भाई। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि 12th के बाद से, चूँकि मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, 12th के बाद से मैंने घर से 1 रुपए लेना या मिलना बंद। तो मैंने जो है ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी स्कूल में हेडमास्टरी भी मिल गई 12th के बाद, लेकिन तनख्वाह नहीं मिली, तो मैंने छोड़ दिया उसको। फिर ये विधानसभा बन रही थी अपनी नई, वहाँ पे मैंने लकड़ी छीलने का भी काम किया। तो 7वें दिन एक खिड़की मुझसे ज़्यादा छिल गई, क्योंकि हम तो ठाकुर ठस बुद्धि, पता ही है ना, अब वो बढ़ई का काम कैसे कर सकता है, वो हुआ। फिर निर्वाचन आयोग में, ये जो पर्यावास के सामने निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग है, तब वो बन रही थी, तो वहाँ पर मैंने अखबार में पढ़ा कि एक क्लर्क की ज़रूरत है जो अकाउंट का काम कर सके। मैं जुड़ गया। मैंने कहा थिएटर 1 साल के लिए बंद। मैंने कहा अब यहाँ से जो है मुझे 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा और उसको मैं इकट्ठा करूँगा और सीधे दिल्ली पहुँच जाऊँगा मैं हबीब साहब के पास काम करने के लिए, क्योंकि वहीं से मुझे मिलेगा। और वो नौकरी करते करते 5-6 महीने हुए और मुझे वो नौकरी करते करते पता चला कि हबीब साहब भोपाल आ गए हैं। और जो मैंने अखबार में एक न्यूज़ फ्रंट लाइन पढ़ी थी कि भारत भवन रंगमंडल बर्खास्त, हबीब तनवीर भारत भवन के नए निदेशक और नए कलाकारों की आवश्यकता। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा भगवान तो घर चल के आ गए, कमाल हो गया। और साहब मैं नौकरी छोड़ी और मैं पहुंच गया भारत भवन। और जब मैं भारत भवन पहुंचा तो भारत भवन, अगर जिन लोगों ने देखा हो, अंतरंग सभागार जहां नाटक होते हैं, तो जो ऑडियंस जितनी बैठी रहती है नाटक देखने के लिए, उतने ही कलाकार बैठे हुए थे वहाँ उनके साथ काम करने के लिए। मैं डर गया। मैंने कहा भोपाल में इतने सारे कलाकार कहाँ से आ गए, मैंने तो कभी नहीं देखे इनके चेहरे, मैं करूँ तो क्या करूँ, अब मैं इनको नाम कैसे बताऊँ अपना। मैंने कहा चलो खैर, इनके चेहरों से तो मुझे लग रहा है कि ये लोग ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाले, 1-2 दिन, 3-4-5 दिन, मैंने कितने दिन रहेंगे, उसके बाद आखिरी में मेरा नंबर तो आएगा। इतना पेशेंस था मेरे अंदर, कभी तो नंबर आएगा। 7 दिन लगे मुझे हबीब साहब को अपना नाम बताने में, क्योंकि उनका रुतबा इतना सुन रखा था। खैर नाम बता दिया, उन्होंने कहा ठीक है आते रहो, बस ख़त्म बात। और मैं जाके पीछे बैठ गया। फिर रिहर्सल चलती रही, मैं देखता रहा। उन्होंने देखा, ऐसा कभी बात नहीं की उन्होंने, लेकिन वो देखते थे, इतनी भीड़ में भी वो नज़र रखते थे कि कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन टाइम से आ रहा है कौन लेट आ रहा है। ऐसे उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया। और एक दिन जो है उन्होंने एक मुद्रा राक्षस, एक प्ले है विशाख दत्त का, उस पर काम चल रहा था। तो चाणक्य का कैरेक्टर वो एक व्यक्ति को समझा रहे थे, तो उस, और मैं गौर से सुन रहा था। सुनते सुनते फिर वो खड़े हुए, ऐसे देखा उन्होंने, हाँ तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा बालेंद्र सिंह। ये जो मैंने अभी पढ़ के सुनाया तुमने सुना। मैंने कहा हाँ जी सुना। इसको पढ़ सकते हो। मैंने कहा हाँ जी। और जैसा जैसा उन्होंने बताया मैंने वैसा वैसा कर दिया। और बस उसके बाद उन्होंने मुझे अपना लिया। अब मेरी एक ही जिद थी कि मैं जो है हबीब साहब का दिल जीत लूं। मैं अपने काम से, अपनी सिंसियरिटी से अपने आप को प्रूफ कर दूं। मैं उनके पास पहुंचने से पहले जो है अपने आप को बहुत बड़ा एक्टर मानता था, बहुत बड़ा कॉमेडियन मानता था, लोग मेरी तारीफ़ करते थे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सारे एक्टिंग के जितने मुगालते थे सब दूर हो गए। मैं वहाँ ज़ीरो हो गया जाके। और 2 साल तक मुझे मंच पे चढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। मैं सिर्फ बैक स्टेज, चाय पिलाना, सफाई करना, या आर्टिस्टों की रिहर्सल करवाना, या प्रॉक्सी करना, डायलॉग बोलना, ये सब चीज़ें। कोई आर्टिस्ट नहीं आया तो उसके बदले में प्रॉक्सी करना। तो ऐसे कर करके मैंने उनका विश्वास जीता। और सारी प्रोसेस जो होती, बैठ के ही देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं, करके नहीं। आप जितना बैठ के सीख सकते हैं या देख के सीख सकते हैं, उतना करके नहीं सीख सकते, क्योंकि करने में आपका दिमाग लगा होता है। बैठ के जब आप देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। ये हुआ, हम जुड़ गए उनके साथ और काम करना शुरू। साल भर हमारे टूर चलते थे और 2 महीने हमको छुट्टी मिलती थी, क्योंकि उनके ग्रामीण कलाकार थे। 2 महीने छुट्टी मिलने के बाद अब हमारे अंदर तो साल भर काम करने की तड़प। 2 महीने अब हम क्या करें। तो दोस्तों ने बोला कि तुम उनके खास हो, तुम, हम लोग एक्टिंग करते हैं, तुम डायरेक्शन करो। ऐसे मैं बना डायरेक्टर।
मैंने डायरेक्शन करना शुरू किया। पहला ही प्ले बगिया बांछाराम की किया, कॉमेडी हल्का फुल्का, और उसके बाद में वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। साल भर फिर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं किया, फिर हबीब साहब के साथ काम करना शुरू किया। और यही काम करते करते, चूँकि मैं बहुत जुनूनी था काम में, जो है कभी कोई कोताही नहीं। हमारे कई स्मार्ट दोस्त जो है, जब भी हम टूर पे जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो वो कोई लड़की मिल गई किसी दूसरे ग्रुप की या कुछ मिल गया, तो उनके साथ बातचीत चल रही है, बढ़िया मस्ती चल रही है। और मेरे साथ ये होता था कि मेरे ऊपर पूरी थिएटर की जिम्मेदारी, बैक स्टेज, लाइट भी लगाना, सेट भी लगाना, रिहर्सल भी करानी, ये सब करनी है, सब हो गया। लेकिन उनको देख के मेरा भी मन में चलता था कि शायद कोई मुझसे कोई तो मैं किसी से बात कर लूँ, लेकिन नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो। तो मैं काम में लगा रहता था। खैर कोई बात नहीं, वो हुआ। और इसी बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मेरी माँ सन 2000 में बीमारी के दौरान चली गई, और उनके जाते ही जो है मैं भी जो है, मतलब 3-4 महीने बाद मेरे को डायग्नोस हुआ कि मुझे टीबी हो गया है। अब टीबी हो गया है और मैं इतना दुबला पतला हो गया था कि मैंने काम में ध्यान दिया, खाने पीने पे नहीं दिया। मैं स्केलेटन हो गया, मेरे शरीर की एक एक पसली गिन सकते थे आप। डॉक्टर को दिखाया, टेंशन, घर को बताऊं कि नहीं बताऊं, क्या करूं। डॉक्टर को दिखाया, उसने बताया, एक्सरे देखा, पूरा धुआं, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बोले यार आपको टीबी हो गई है। तो मेरी हवाइयाँ खिसक गई। मैंने कहा वो तो ठीक है, ये बताइए कि बचूंगा कि नहीं। बोले नहीं, बच तो जाओगे, लेकिन 1-1.5 साल इलाज चलेगा तुम्हारा। मैंने कहा ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह कर सकता हूँ। बोले हाँ करो, बढ़िया फिट रहो, अच्छा खाओ पियो। मैंने कहा ठीक। अब मैं दौड़ना, एक्सरसाइज करना, वो सब शुरू कर दिया। मैं और कमज़ोर होता गया क्योंकि लंग्स ख़राब थे। दौड़, तो मैंने डॉक्टर चेंज किया, दूसरे डॉक्टर को पकड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आपको तो बिस्तर से भी नहीं उठना है, इतनी आप जो है आपके लंग्स डैमेज हो चुके हैं। मेरी सांस फूल जाती थी। ठीक है, आपको 45 इंजेक्शन लगेंगे रोज़, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन, पानी सुखाने के लिए, और दवाइयाँ लगेंगी। मैंने कहा ठीक है। कैसे भी करके मैंने जो तनख्वाह मुझे मिलती थी भारद्वानी हबीब साहब के यहाँ से, उससे मैंने अपनी दवाइयाँ ख़रीदी। अब एक दिन छोड़ के एक दिन इंजेक्शन लगवाना है। कुछ दिन तो रहे पैसे, लेकिन कभी कभी ख़त्म हो गया कि 10 रुपए की जो सिरिंज आती है वो लेने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं होते थे इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मैं अपने दोस्तों से पैसे लेकर 10 रुपये देना, यार मुझे इंजेक्शन लगवाना है, तो वो मैं लगवा लेता था। लेकिन डॉक्टर की एक बात मैंने नहीं मानी कि आराम करना है, घर बैठना है। मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर करूँगा, काम करूँगा। फिर छुट्टी हुई, फिर मैंने काम किया, और एक मैंने दूसरा प्ले डायरेक्ट किया मोटेराम का सत्याग्रह, और उसका करते करते मेरा शो लग गया कलकत्ता। अभी मैं दूसरों के, मतलब अपने गुरुओं के साथ काम कर रहा। अब मेरा पहली बार मेरे डायरेक्शन का प्ले शुरू हुआ बाहर जाना, भोपाल के बाद। तो मुझे खुशी हुई, अचीवमेंट मिला कि मैं अब मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करूंगा कलकत्ता में। दवाइयाँ खाता गया। मैंने कहा दवाइयाँ अपना काम करेंगी, मैं अपना काम करूंगा। और इंजेक्शन, ट्रेन में सफ़र, अब कहाँ किसको ढूंढूं, कौन है, किससे लगवाऊं मैं इंजेक्शन, खुद को तो नहीं। मैं पूछता था कि किसी से कि भाई कोई है इंजेक्शन जो लगा दे। ऐसे मैंने इंजेक्शन लगवाए, ठीक हुआ। फिर स्ट्रगल थिएटर में हर कदम, यूं तो हर फील्ड में स्ट्रगल है। अब बातचीत ये कि पिताजी कि अब जवान हो रहे हो तुम, 26, 27, 28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तुम्हारी शादी करनी है, क्या करोगे, क्या कमाते हो, घर में कुछ देते नहीं हो, गायब रहते हो घर से। ये एक टेंशन अब मेरे ऊपर भी आना शुरू हो गया। लड़कियां देखना शुरू कर दी। मैंने क्या करें, भैया आए, क्या करते हो, मैंने नाटक करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, करते क्या हो, मैंने कहा यही करते हैं सब। अच्छा ठीक है, कमाते कितना हूँ, मैंने कहा कमाने का तो नहीं पता, क्योंकि हमारी मंथली तो कोई इनकम नहीं है। हाँ खर्च ज़रूर 25-30 हज़ार रुपये महीने के कर लेता हूँ। तो अब आप लगा लीजिए कि मैं कितना कमाता हूँ। तो हम ऐसे बढ़ते गए। इत्तेफाक से शादी भी हो गई, अच्छी पत्नी मिल गई, और उनका जो सपोर्ट मुझे मिला वो मेरे थिएटर, नहीं तो थिएटर वालों को कौन सपोर्ट करता है, जिसकी महीने की कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उनके आने से फिर मैंने चीज़ें समझी, तो वो एक सहारा मिला। जिम्मेदारी बढ़ी तो मैंने जिम्मेदारियों को भी समझा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत लगातार लगा। मैंने कभी कोई ये नाटक किया, वो नाटक किया, हमेशा कभी फ्लॉप हो गया, नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट।
जैसे कहते हैं ना, मैं चलता गया, ठोकर खाई, गिरा और फिर संभला, फिर संभला, फिर ठोकर खाई, फिर गिरा, फिर संभला। ये सिलसिला आज तक चलता रहा है और चल रहा है। फिर हमारे जीवन में आई फिल्म, थिएटर करते करते फिल्म आई पीकू। और जब वो पीकू आई तो मुझे नहीं पता था कि मैं अमिताभ बच्चन या दीपिका इरफान खान के साथ काम कर रहा हूँ। ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कह दिया आप कास्ट हैं। मेरे दोस्तों ने बताया भाई बधाई हो, तुम पीकू में कास्ट हो गए। मैंने कहा ये क्या है पीकू, क्योंकि मुझे नहीं पता था पीकू। मैंने कहा क्या है, बोले फिल्म का नाम है। मैंने कहा ये कैसा नाम है पीकू। जब वहाँ गए तब पता चला कि पीकू क्या है। और 2 महीने हमने काम किया उनके साथ। और अमिताभ बच्चन मेरे जीवन के आदर्श थे। थिएटर में मैंने उनसे सीखा था कि समय की पाबंदी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, तो वो मेरे अंदर थी। और जब मैंने भिंड से जब मैं भोपाल पहली बार आया था, तब मैंने अगर जीवन में कोई फिल्म देखी थी तो गणेश उत्सव में VCR लगा के टीवी पे दिखाई जाती थी मोहल्ले में, तो वो थी मुकद्दर का सिकंदर। वहाँ से वो सब बनी। तो मैं अब देखो, सीधे अगर काम करने का भी मौका मिला तो सीधे बच्चन साहब के साथ। उसके पहले मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की थी, तो वो मेरी पहली फिल्म। उसके बाद फिल्मों का भी सिलसिला चलता गया। उससे क्या हुआ, फिल्मों को मैंने लेकिन तवज्जो नहीं दी। मेरा मेन पैशन जो है वो थिएटर ही था, थिएटर ही है आज भी। फिल्मों के लिए मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया। ऊपर वाले की कृपा से मुझे मिलता गया, मैं ऑडिशन देता गया। और सिर्फ एक ऑडिशन नहीं कि दे दिया और हो गया ना, मैंने आज जीवन में 12 से 13 फिल्में की होंगी, जिसमें से पीकू, राजी, जादूगर, थाई मसाज, पटना शुक्ला, लव की अरेंज मैरिज, है ना। और अभी कल धड़क 2 ये रिलीज़ हुई, तो इसमें प्रोफेसर अमिताभ त्रिपाठी का रोल किया है। ओरिएंटल में भी मैंने शूटिंग की है और IAS कॉलेज में भी की है। तो ये मुझे मिलते गए। मैंने सैकड़ों ऑडिशंस दिए होंगे और कईयों में हर बार फेल। ऑडिशन दिया, बनाया और हो गया। जवाब आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है, क्या हुआ उसका, क्या हुआ उसका, नहीं। किसी भी चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है हमको। हमने एक चीज़ करनी थी, कर दी, खत्म। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट के लिए हमेशा तैयार रहना है हमको। तो ये मेरे जीवन के उतार चढ़ाव थे, ये चुनौतियाँ थीं, लेकिन मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। और मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँ कि जीवन में कभी भी, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हिम्मत नहीं हारनी है। बस मैं एक कुछ पंक्तियाँ हैं आप लोगों के लिए, वो मैं कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा कि जिनके सपनों में जान होती है, नहीं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान